Hello everyone, welcome to Super 20 Institute. I'm your biology teacher Vanchika. हम लोगों ने अपना सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। वहाँ पे हम लोगों ने कल तक अपना जो टॉपिक खत्म किया था, हमने वहाँ पे एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो आज की क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, हमने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कैसे एक एम्ब्रियो डेवलप करके न्यू प्लांट बनाता है। ठीक है, तो जो हमारी ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट है एंजियोस्पर्म्स के केसेस में, ये दो तरह से होती है। ठीक है, क्यों होती है दो तरह से, हम एक बार देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म्स में हमारे पास बेसिकली दो तरह के प्लांट्स मिलते हैं। हाँ, कौन कौन से मिलते हैं? एंजियोस्पर्म्स के केसेस में हमारे पास दो तरह के प्लांट्स होते हैं, राइट। क्या क्या होते हैं, कोई मुझे बताएगा कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? पहला हमारे पास आता है मोनोकॉट्स, ठीक है। और दूसरे हमारे पास जो प्लांट्स आते हैं उनको हम जानते हैं डायाकॉट्स के नाम से, ठीक है। ठीक है, अगर हमारे पास दो तरह के प्लांट्स हैं तो हम उनमें जो डेवलपमेंट पढ़ेंगे वो भी हम दो तरह की डेवलपमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास मोनोकॉट है ना और डायाकॉट, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? जो मोनोकॉट्स है ना उनमें सिंगल कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमारे डायाकॉट्स हैं उनमें क्या होता है, उनमें टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि हमने मोनोकॉट्स क्या है और डायाकॉट्स क्या है। जैसे हमारे पास ये दो कैटेगरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमने इनकी डेवलपमेंट भी ऐसे ही डिफरेंटली पढ़नी है, ठीक है। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने देखा था कि एंजियोस्पर्म्स प्लांट का एक ऐसा ग्रुप है दैट इज द ओनली फ्लावरिंग प्लांट, है ना, जिसमें सिर्फ एक ही एकलौता ऐसा ग्रुप है प्लांट्स का जहाँ पे फ्लावर्स बनते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि जब फ्यूजन हो गई गैमीट्स की आपस में तो जाइगोट बन गया, बट एंजियोस्पर्म्स के केसेस में क्या होता है, जो हमारा जाइगोट होता है ना वो रेस्टिंग फेज में होता है। रेस्टिंग फेज में मतलब अभी उसमें कोई डिवीजन नहीं हो रही, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि अभी तक जो हमारा जाइगोट है रेस्टिंग फेज में है वो, ठीक है। रेस्टिंग फेज में क्यों है? क्योंकि अभी तक वहां पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हुई है, ठीक है। जब हमारा एंडोस्पर्म बन जाएगा, एक बार हमारा एंडोस्पर्म बन गया तो कल मैंने आपको बताया था ना अच्छे से कि एंडोस्पर्म का फंक्शन बेसिकली क्या होता है। एंडोस्पर्म का जो मेन फंक्शन है वो यही है कि उसने जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो हमारा जाइगोट तब तक रेस्टिंग फेज के अंदर रहेगा जब तक एंडोस्पर्म नहीं बन जाता। जैसे ही थोड़ी सी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी वैसे ही हमारा जाइगोट आगे से डेवलप करना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें डिविजन्स स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि वाई जाइगोट इज इन रेस्टिंग फेज, है ना। क्यों? क्योंकि हमारा एंडोस्पर्म नहीं बना है। जैसे ही एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगी वैसे ही हमारा जाइगोट स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ठीक है। तो जो हमारा जाइगोट है वो डिवाइड करना चालू हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट हो गई, एंडोस्पर्म भी बना हुआ है। तो ये क्या चीज बता रहा है? इसका मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म का ना ये एक अडैप्टिव फीचर है कि जो एंडोस्पर्म और जाइगोट के डिवीजन साइमल्टेनियसली होते हैं। क्यों होते हैं? टू इंश्योर न्यूट्रिशन इन केस ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो, ताकि जो हमारा एम्ब्रियो बन रहा है उसको पक्का पक्का से न्यूट्रिशन मिले। ऐसा ना हो कि एम्ब्रियो की ग्रोथ स्टार्ट हो जाए बट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो उसकी ग्रोथ होने से पहले वो डेटोरेट हो जाए, ठीक है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमारा एम्ब्रियो तब तक रेस्टिंग फेज में रहता है जब तक कोई और सोर्स मटेरियल नहीं होता उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने वाला सोर्स मटेरियल कौन सा है?
एंडोस्पर्म, जिसके डेवलपमेंट और जिसके टाइप्स हमने लास्ट लेक्चर में डील किए थे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमने क्या पढ़ा है इसमें। ठीक है, आप अब जो हम पढ़ने वाले हैं पहले डायागॉट्स के केस में कि डेवलपमेंट कैसे होती है जब हमारा जाइगोट बना। ठीक है, या ठीक है, तो सबसे पहला मेरा पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो हमारा oospore है ना उसमें डिवीजन हुई। ठीक है, तो वहां पे क्या बन रहा है, 2 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा है मैंने, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ डायागॉट्स। सबसे पहले हमारा जो हमारा oospore है उसमें डिवीजन हो रही है। डिवीजन के बाद वहां पे 2 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो 2 सेल्स कौन कौन से बन रहे हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देख लीजिए, ये मैंने एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे चलाजल एंड है, यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, वैसे यूजुअल केसेस में क्या होता है, इस साइड में माइक्रोपाइलर एंड होता है, इस साइड पे चलाजल एंड होता है। तो मैंने एक आपको इन्वर्टेड ओव्यूल बताया था ना, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, इन्वर्टेड ओव्यूल को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमने कौन सा केस कंसिडर किया, हमने यहाँ पे एनाट्रोपस ओव्यूल लिया। ठीक है, कौन सा ओव्यूल लिया, एनाट्रोपस ओव्यूल। इसीलिए यहाँ पे जो चलाजल और माइक्रोपाइल की पोजीशन है ना वो इन्वर्टेड है। ठीक है, आप लोगों को इससे पहले कोई डाउट आता, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये हमारा चलाजल एंड है और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है वो इन्वर्टेड होता है, मतलब बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो पोजीशंस भी इंटरचेंज हो जाएंगी ना। जो सपोज ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है और ये हमारा चलाजल एंड है, तो जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे हमारा चलाजल एंड आ जाएगा और माइक्रोपाइलर एंड यहाँ से उठ के यहाँ पे चला जाएगा। समझ आ रही है वो आपको कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अगर नहीं समझ आ रही मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब आपने क्या देखना है कि आपने इसको अपना ओव्यूल समझना है। ठीक है, ये हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, यहाँ ये वाला एंड को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, और हमारा जो नीचे वाला एंड है इसको हम बोलते हैं चलाजल एंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है और ये हमारा चलाजल एंड है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल है ना, वो क्या इन्वर्टेड ओव्यूल है ना। तो इन्वर्ट मतलब बिल्कुल उल्टा कर देंगे हम इसको। तो अब ये वाली पोजीशन, यहाँ पोजीशंस इंटरचेंज होंगी, ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी। तो क्या होगा, ये हमारा चलाजल एंड ऊपर आ गया और जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड है वो नीचे चला गया। ठीक है, तो अब जो हमारे 2 सेल्स बन रहे हैं ना, आपको पता चल गया ये हमारा चलाजल एंड और ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 सेल्स बने, तो जो हमारा चलाजल एंड वाला सेल बनेगा ना उसको हम बोलेंगे कौन सा सेल, टर्मिनल सेल। ठीक है, 2 सेल्स बन रहे हैं ना हमारे। ठीक है, तो जो चलाजल एंड की साइड वाला सेल है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल और जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड वाला सेल है उसको हम बोलेंगे बेसल सेल। राइट, समझ आया आपको यहाँ तक। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा oospore था उसमें माइटोटिक डिवीजन हुई, 2 सेल्स बने, एक को हमने बोला बेसल सेल, दूसरे को हमने बोला टर्मिनल सेल। ठीक है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि बेसल सेल कौन सा, टर्मिनल सेल कौन सा। देखो, जो तो हमारा माइक्रोपाइलर एंड में प्रेजेंट है, मतलब एंड समझ लो बेस है ना, जो उसका बेस है। अब किसी भी चीज का एंड है या फाउंडेशन है उसको हम बेस के नाम से ही जानते हैं ना। तो जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड पे सेल है उसको हम बोलते हैं बेसल सेल और जो चलाजल एंड पे उस पे उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। अब क्या हो रहा है, जो हमारा बेसल सेल है ना वहां पे फिर से डिवीजन होगी। ठीक है, क्या हो रहा है, बेसल सेल के केस में फिर से डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो डिवीजन के बाद ना हमारे पास 3 प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने अभी आपको कि हमारे टर्मिनल सेल और बेसल सेल तो बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या हो रहा है, बेसल सेल में फिर से डिवीजन हो रही है। ठीक है, और उस डिवीजन के बाद हमारे पास 3 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से 3 रिजल्टिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, सबसे पहले तो हमारे पास बनेगा प्रो एम्ब्रियो। ये आपको 4 सेल स्टेज दिख रही है ना, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास 4 सेल स्ट्रक्चर बन रहा है ना सबसे टॉप पे, ठीक है, वो है हमारा प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, 4 सेल स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, प्रो एम्ब्रियो का। और प्रो एम्ब्रियो के पीछे एक ऐसा इलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर बन रहा है उसके नीचे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं,
बना जस्ट प्रो एम्ब्रियो के नीचे, उसको हमने बोला सस्पेंसर। ठीक है, सस्पेंसर के बाद एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर बना नीचे जस्ट सस्पेंसर के नीचे, उसको हमने बोला ऑस्टोरियल सेल। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ये 4 सेल्ड है। ठीक है, अब जो प्रो एम्ब्रियो है ना, उससे पहले आप एक चीज देख लीजिए, जो हमारा बेसल सेल है ना, ठीक है, बेसल सेल माने तो नीचे वाला, ठीक है, जो माइक्रोपैलेट एंड पे है, वहां पे ट्रांसवर्स डिवीजन हो रही है। ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन हो रही है, मतलब एक ही प्लेन में हो रही है। ठीक है, और जो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल सेल है ना, वहां पे हर किसी प्लेन में डिवीजन हो जा रही है कोई, इसीलिए वहां पे मास ऑफ सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब मैं इस सेल की बात करूं, यहाँ पे किसी भी प्लेन में डिवीजन हो जा रही है। ठीक है, तो अब जो हमारा प्रो एम्ब्रियो बना, उसके अंदर फिर से डिवीजन हुई, जिसको हमने क्या बोला, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर में फिर से एक डिवीजन हो रही है, इस डिवीजन को हमने क्या बोला है, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ठीक है, पेरिक्लाइनल डिवीजन के बाद क्या हुआ, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे हर प्लेन में डिवीजन हो रही है, बट जो हमारा टर्मिनल सेल था, सॉरी, जो हमारा बेसल सेल था, वहां पे सिर्फ ट्रांसवर्स प्लेन में डिवीजन हो रही थी, बट उससे ऑपोजिट यहाँ पे क्या हो रहा है, हर प्लेन में डिवीजन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास मास ऑफ सेल्स बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास ना जब डिवीजन होगी पेरिक्लाइनल प्रो एम्ब्रियो के केस में, तो हमारे पास ना जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा फिर से प्रो एम्ब्रियो बनेगा, बट हमारे पास जो सेल्स हैं वो 4 से डबल होके क्या हो जाएंगे, 8 सेल्ड हो जाएगा प्रो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आया? मैंने अभी तक आपको क्या समझाया, मैंने आपको बताया था प्रो एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, 4 सेल्ड स्ट्रक्चर है वो हमारा, प्रो एम्ब्रियो में फिर से डिवीजन हुई। ठीक है, फिर से डिवीजन हुई वहां पे, तो हमारा जो 4 सेल्ड स्ट्रक्चर था वो 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब जो हमारे इस केस में डिवीजन हो रही है, वो कौन सी डिवीजन हो रही है, पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रही है। राइट, अब जो हमारा प्रो एम्ब्रियो बना है, ठीक है, आप ये देखोगे बहुत बड़े साइज में बना है। ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारे प्रो एम्ब्रियो में सेल्स होंगे ना, वो 2 लेयर्स में अरेंज होंगे। देखो ऐसे करके अरेंजमेंट होगा, एक बाहर वाली लेयर बनेगी, एक अंदर वाली बनेगी। ठीक है, तो जो हमारे ये आउटर लेयर है ना, आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो हमारी आउटर लेयर है ना, वो हमारा बनाएगी डर्मेटोजन। ठीक है, बाहर वाली लेयर किसकी फॉर्मेशन करेगी, डर्मेटोजन की या फिर एपिडर्मिस। ठीक है, डर्मेटोजन को हम एपिडर्मिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो यहाँ पे आपने देखा था ना कि ये प्रो एम्ब्रियो के नीचे सस्पेंसर सेल्स पड़े प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सबसे जस्ट प्रो एम्ब्रियो के बाद वाला सस्पेंसर सेल होगा ना, वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाएगा। ठीक है, इलोंगेट क्यों होगा, वहां पे ना फिर से डिवीजन होगी, डिवीजन होने के बाद क्या होगा, वो वाला सस्पेंसर सेल 8 सेल बन जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको यहाँ डायग्राम में कि इस सस्पेंसर सेल की मैं बात कर रही हूँ, ये 8 सेल स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 8 सेल स्टेज बन रही है ना, इसका भी एक मतलब सिग्निफिकेंस है, यहाँ पे 8 सेल स्टेज क्यों बन रही है, सस्पेंसर सेल डिवाइड करके अपने अलग से 8 सेल क्यों बना रहा है, किसी को कुछ आइडिया है? डायग्राम देखिए, कुछ आइडिया लगाइए, थोड़ा अपने दिमाग को चलाइए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने तुमको अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। अगर मैं आपको डायाकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। अगर आपको डायाकॉट आता होगा तो आप मोनोकॉट इजीली समझ पाओगे। ठीक है, क्योंकि जस्ट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट, यहाँ पे भी सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे इंटरलिंक्ड है ना, हमारे बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग देख रहे थे हमारा 8 सेल प्रो एम्ब्रियो बन चुका है। ठीक है, हमारा जो प्रो एम्ब्रियो के जस्ट बाद वाला सस्पेंसर सेल है, उसने अपनी खुद से डिवीजन कर ली है। ठीक है, उसने 8 सेल्स बना दिए। ठीक है, अब जो 8 सेल्स बनाए हैं उनका भी तो कोई फंक्शन होगा ना। ठीक है, ऑब्वियसली होगा, वरना उनका बनने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो हमारे 8 सेल्स बने हैं, तो देखो ये जो ऊपर वाले 2 सेल्स हैं, ठीक है, जो जस्ट प्रो एम्ब्रियो वाली साइड है, यहाँ तुम कह सकते हो
चलाज़ेलेड वाली साइड है, ठीक है। तो वो क्या बना रहे हैं, वो हमारा बना रहे हैं रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। क्या बना रहे हैं, जो हमारे 4 सेल्स बने हैं, मतलब टोटल तो हमारे पास 8 बने थे ना, वो जो हमारा फर्स्ट सस्पेंसर सेल था प्रोएम्ब्रियो के साइड वाला, उसमें डिवीजन हुई 8 सेल्स बने ऐसे, है ना। तो जस्ट ऊपर वाले जो 4 है ना, वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे हमारा रूट कॉर्टेक्स। क्या बना रहे हैं ऊपर वाले सेल्स, मतलब जो चलाज़ेलेड वाली साइड है या प्रोएम्ब्रियो वाली साइड है, वो हमारा बना रहे हैं रूट कॉर्टेक्स, ठीक है। और अब 8 में से 4 निकल के 4 तो अभी भी बचे हुए हैं ना, तो बाकी बचे हुए 4 क्या बना रहे हैं, जो हमारे ऑस्ट्रोरियल सेल या फिर हमारे माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड प्रेजेंट है, वो सेल्स हमारा रूट कैप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, रूट कैप, ठीक है। समझ आया यहाँ पे आपको, जो हमारे पास 8 सेल्स बने, उनमें से 4 जो चलाज़ेलेड वाली साइड है वो हमारा रूट कॉर्टेक्स बना रहे हैं, और जो हमारे नीचे माइक्रोपाइलर एंड वाली साइड में प्रेजेंट है वो हमारा रूट कैप बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक आप आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। बाकी सस्पेंसर सेल्स वैसे के वैसे प्रेजेंट है, और जो हमारा हॉस्टोरियल स्ट्रक्चर है वो भी वैसे के वैसे ही प्रेजेंट है, ठीक है। बट जो हमें यहाँ पे प्रोमिनेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा ना, जो हमारे दोनों के स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलेगा, वहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा, जो हमारा प्रो एम्ब्रियो है ना, वो हमारे सस्पेंसर सेल से भी बहुत बड़ा लग रहा है। मतलब सस्पेंसर सेल उसके सामने पिद्दू, और हमारा जो प्रो एम्ब्रियो वो इतना बड़ा लग रहा है, ठीक है। मतलब देख लो, इनको कंपेयर करके देख लो, तो ऑब्वियसली अगर ये इतू है और ये ऐसे है, तो तुम लोग देखने को साइज में एक कंसिडरेबल वेरिएशन देखने को मिल रही है ना तुम्हें, ठीक है। तो वही यहाँ के स्ट्रक्चर में हमारा प्रोमिनेंट है। वही आप 4 सेल स्टेज देखोगे तो यहाँ पे हमारा प्रो एम्ब्रियो पिद्दू सा और हमारा सस्पेंसर इतना बड़ा है ना। बट यहाँ पे हमारा जो प्रो एम्ब्रियो है वो बड़ा, सस्पेंसर उसके कंपैरेटिवली छोटा लग रहा है देखने में, ठीक है। अब ये जो प्रो एम्ब्रियो बना है ना, इसको हम एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। क्या बन रहा है ये, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे जो आपको बताना भूल गई, अभी मैं ऐड ऑन कर देती हूँ जस्ट यहीं पे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो हमारा 8 सेल स्टेज बनी है पेरिक्लाइनर डिवीजन के बाद, तो सेल्स ने अपने आप को 2 लेयर्स में अरेंज किया है, ठीक है। तो जब हुआ है ना, तो यहाँ पे देखो एक ये पार्ट बन रहा है, एक ये पार्ट बन रहा है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना, वो हमारा प्लोम्यूल और कॉटिलिडन बनाएगा, ठीक है। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, कि जब यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ सेल्स का, तो बेसिकली ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा प्लोम्यूल और कॉटिलिडन बना रहा है, ठीक है। क्या बना रहा है ऊपर वाला पार्ट, प्लोम्यूल और कॉटिलिडन, ठीक है। और जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ना, वो हमारा हाइपोकोटाइल बना रहा है। क्या बना रहा है, हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये वाला डायग्राम आपके समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ही से आपको ना स्ट्रक्चर्स की क्लैरिटी होगी कि बेसिकली बन क्या रहा है, कैसे बन रहा है, कौन से स्ट्रक्चर में क्या बना रहा है, ठीक है। अब ये हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो बन गया, ठीक है। डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद क्या होगा, फिर से डिवीजन होगी, ठीक है। तो जो हमारा ग्लोबुलर एम्ब्रियो है वो क्या करेगा, वो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। अब डिवीजन होने के बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो से हमारे पास बन गया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। जब हमारे पास हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो एक बार बन गया, अभी भी हमारा एम्ब्रियो ढंग से बना नहीं है, फिर से एक और डिवीजन होगी, ठीक है। फिर से हमारे हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में डिवीजन हुई। अब क्या होगा, अब हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में डिवीजन हुई, उसके बाद हमारे पास बनेगा हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा इतनी सारी डिवीजन, अभी तो हमारा एम्ब्रियो में चौर हो जाना चाहिए, नहीं, फिर से एक बार और डिवीजन होगी, ठीक है। ये हमारी लास्ट डिवीजन होगी, हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियो में जब डिवीजन हुई, उसके बाद हमारे पास एट लास्ट हमारा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक है आपका डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन केस ऑफ डायकोट्स, ठीक है। मैंने बहुत आराम से, बहुत प्यार से आपको पूरा समझाया ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए सारी चीजें, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ऐसे डेवलपमेंट नहीं दे रखी, सीधा स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं आप लोगों ने। मैंने आपको पहले ही बताया था, वैसे तो आपको अच्छे से एनसीईआरटी ही करनी है, ठीक है। जो जो नीट पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है मैं आपको साथ में ही करवा रही हूँ, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप लोग अपने पास एमपी तैयार
एलिमेंट्री बायोलॉजी, ठीक है, वो लोग आप वो बुक रखिए साथ में, वहाँ पे ये डायग्राम बहुत प्यारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए, बस ये जो हार्ट शेप्ड और हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो वो मैंने नहीं बनाया है यहाँ पे। बाकी सारे स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बोर्ड पे अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाए हैं, और आपको डायग्राम देखोगे तो हर एक चीज पता चल जाएगी कि यहाँ पे कौन सी चीज कैसे बन रही है, कहाँ पे कौन सी डिवीजन हुई है, कौन से सेल में कैसे डिवीजन हुई है, ठीक है। एक बार क्विकली रिवीजन कर ले हम लोग कि हमारा डायकॉट एम्ब्रियो डेवलप कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपने मोनोकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट पे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। पहले आप एक बार इसको ड्रॉ कर लीजिए, एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक काम करिए, आप लोग साथ साथ नोट करिए, मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, आपने बस मेरे से रिपीट करना है, आपका डायग्राम भी बन जाएगा और साथ में आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास जो ओस्पोर है उसमें डिवीजन हुई, ठीक है। डिवीजन हुई, डिवीजन के बाद हमारे पास दो सेल्स बन गए, ठीक है। कौन कौन से दो सेल्स बने, जो तो हमारे चलाजल एंड वाले सेल है उनको हम बोलेंगे टर्मिनल सेल, और जो नीचे वाले माइक्रोपाइल एंड वाले सेल्स हैं उनको हम बोलेंगे बेसल सेल्स, ठीक है। क्या हुआ, ओस्पोर में डिवीजन हुई, दो सेल्स बने, बेसल और टर्मिनल, ठीक है। बेसल माइक्रोपाइलर एंड वाले और ऊपर वाले चलाजल एंड वाले टर्मिनल, ठीक है। अब हमारे बेसल सेल में डिवीजन हुई, ठीक है। कौन सी डिवीजन हुई है वहां पे, ट्रांसवर्स डिवीजन, और दूसरे में हर प्लेन में डिवीजन हो गया, ठीक है। जब हमारे बेसल सेल में डिवीजन हुई तो हमारे पास तीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है। पहला हमारे पास बनेगा फोर सेल प्रोएम्ब्रियो वाला स्ट्रक्चर, उसके नीचे हमारे पास बनेगा सस्पेंसर, सस्पेंसर के नीचे हमारे पास क्या बनेगा, पोस्टोरियल सेल, ठीक है। अब जब हमारे पास ये तीन स्ट्रक्चर्स बन गए, अभी भी खत्म नहीं हुआ है प्रोसेस, वहां पे फिर से डिवीजन होगी, कहाँ पे, प्रोएम्ब्रियो के केस में, ठीक है। प्रोएम्ब्रियो में डिवीजन हुई तो हमारे पास क्या बना, 8 सेल्ड प्रोएम्ब्रियो फिर से बन गया, ठीक है। बट यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हमारे 8 सेल्स है ना वो दो लेयर्स में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है वो हमारी बना रही है डर्मेटोजन या एपिडर्मिस, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे साइमल्टेनियसली चल रही है कि जो हमारे सस्पेंसर सेल्स थे ना, प्रोएम्ब्रियो के जस्ट नीचे वाला जो सस्पेंसर सेल था वो क्या बना रहा है, उसमें अलग से डिवीजन चल रही है, 8 सेल्स बन गया वहां पे, ठीक है। जो ऊपर वाले 8 होंगे वो हमारा रूट कॉर्टेक्स बनाएंगे, जो नीचे वाले 8 होंगे वो हमारा रूट कैप बनाएंगे, ठीक है। और जब इसको 8 सेल एम्ब्रियो को हम देखेंगे, ऊपर वाला पार्ट हमारा कॉटिलिडन बना रहा है और यहाँ लोब्यूल बना रहा है, और नीचे वाला हाइपोकोटाइल, ठीक है। उसके बाद फिर से ग्लोबुलर जो हमारा एम्ब्रियो बना है उसमें डिवीजन होगी, पहले हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनेगा, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में फिर से डिवीजन होगी, फिर हार्ट से हॉर्स शेप्ड एम्ब्रियो के बाद हमारा सीधा मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये सारी है हमारी डायकॉट एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ठीक है। समझ आया सबको, मजा आया पढ़ के, थोड़ी हाई डोज हो गई ना आज की, अभी तक तो हम इजी पढ़ते आ रहे थे, सिंपल सिंपल चीजें थी सारी, अभी तो और आगे चलो जेनेटिक्स में बहुत ही हाई डोज होने वाली है, फिर तो बोलोगे मैम बस एक क्लास में ना हम एक ही टॉपिक करते हैं, फिर कोई बात नहीं, विल गेट यूज्ड टू इट, अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो स्टार्टिंग है। वैसे भी 11th पढ़ के आ रहे हो तुम लोग, तो 11th का सिलेबस मेरे को लगता है कि कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू 12th, 12th में काफ़ी सिंपल टॉपिक्स हैं। देन आई वाज ऑफ योर एज, तो मुझे बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी, बायो तो चलो थी मेरी फेवरेट, मुझे केमिस्ट्री में बहुत दिक्कत थी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट अबाउट योर व्यूज, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? मैंने देखा है जो मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स में, उनमें क्या होता है, उनको ना फिजिक्स से फोबिया
दिया होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट फिजिक्स अगर समझ में आ जाए तो इट्स ऑल कंसेप्चुअल। ठीक है, तो चलो अभी हम एक बार देख लेते हैं कि जो हमारा बनेगा स्ट्रक्चर वो कैसा बनेगा। ठीक है, ठीक है, ऐसा बनेगा हमारा। ठीक है, ये हमारा बनेगा हाइपोकोटाइल और ये बनेगा एपिकोटाइल। ये हमारे टिपिकल डायगोट सीन है। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, हमने पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। अब जो मेन चीज यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि हमने वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या देखा था कि वहाँ पे जब डिवीजन हुई तो हमारे पास 2 सेल्स बन रहे थे, बट मोनोकॉट्स के केस में हमारे पास 3 सेल्स बनेंगे। ठीक है, हम देख लेते हैं, ये हमारा जाइगोट है। ठीक है, अब इसमें हुई माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जब हमारे पास माइटोटिक डिवीजन हुई, अभी मैंने आपको बताया हमारे पास यहाँ पे 3 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बनेगा एज यूजुअल टर्मिनल सेल, ये हमारा मिडल सेल और ये हमारा बेसिक सेल। ठीक है, ये वाला एंड है जो हमारा, ये हमारा माइक्रोपाइलर एंड है और ये जो हमारा चार्ज एंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने मेन चीज देखनी है ना, मेन हमें देखना है मिडल सेल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो मेजर फंक्शन है ना वो मिडल सेल का है। वो क्या कर रहा है, इसमें जो डिवीजन होगी ना, जितने स्ट्रक्चर्स हैं कॉटिलेडन, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, रूट, कॉर्टेक्स, रूट, कैप, ये सारे मेजर स्ट्रक्चर्स ना are formed by this layer only. ठीक है, then जो हमारा बेसल सेल है ना, इसने क्या करनी है, इसने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और जो हमारा टर्मिनल सेल है उसने क्या करना है, हमारे टर्मिनल सेल ने कॉटिलेडन्स बनाने हैं। ठीक है, टर्मिनल सेल हमारा क्या कर रहा है, कॉटिलेडन्स बना रहा है। बाकी आगे सारी की सारी डेवलपमेंट बिल्कुल सेम है। Rest of the embryo development in case of monocots is similar to dicot embryo till heart-shaped embryo। ठीक है, आपकी बुक में जो मेजर एम्फेसिस करा हुआ है वो हमारा बेसिकली इसी का ही है, मोनोकॉट का, राइट। तो बेसिकली डायाकॉट का ही है मेजरली। ठीक है, तो अभी हम मोनोकॉट का भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो मेन जो यहाँ पे हमने देखना है कि मेजर डेवलपमेंट सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 3 सेल्स बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे वहाँ पे हमारे डायाकॉट्स के बाद 2 बन रहे थे और मोनोकॉट्स के केस में 3 बन रहे हैं और डेवलपमेंट का प्रोसेस बिल्कुल
बस कहाँ तक, हार्ट शेप तक, वहाँ पे बाकी आगे जाके सेम स्ट्रक्चर बनेगा, कॉटिलेडन सिंगल बनेगा, ये डिफरेंस है, ठीक है। तो जो बेसिक हमारा आज का टॉपिक था हमने यही डील करना था, तो आज की क्लास हम यही कंपाइल अप करते हैं, ठीक है। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, वहाँ पे हम अपना सीड वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आज हमारे क्वेश्चंस रह गए, तो हम लोग कल वो टॉपिक कंपाइल करके अपने क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विल एंड टुडेज क्लास, we'll meet in the next class. Thank you everyone, thanks for joining, bye.